माल मजदूरी, मतलब मैन मशीन जिसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट होते हैं ना, वो सब कुछ उसमें ऐड होता है। हाँ, तो अब ये बताइए जरा फार्मूले के हिसाब से बताइए क्या जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है और क्या बाहर होता है। सब्सिडी जुड़ी होती है या इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा है? सब्सिडी जुड़ी होती है, इसका माइनस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रहता है। अब हम आते हैं मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस आप लोग हेडिंग डालिए, जिसे कहते हैं बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य। चलिए अब देखिए, बताइए पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जब कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर बाजार में जाता है तो वह वस्तु को निम्नलिखित यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स परचेज करेगा, किस पे? बाजार मूल्य पे करेगा कि साधन लागत पर करेगा, किस पे करेगा? मार्केट प्राइस पे करेगा। मार्केट प्राइस पे करेगा, ठीक है। और जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स का जो टोटल बर्डन है वो कौन बियर करेगा? कंज्यूमर। गलती मत करना, कस्टमर नहीं होगा, कंज्यूमर होगा, ठीक है। बस एक कंज्यूमर ही होगा सर। हाँ, चलिए मार्केट प्राइस में लिखेंगे, मार्केट प्राइस इज द मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस market price is that price market price is the that price ना the price लिखेगा। market price is the price that consumers actually pay, that consumers actually pay। हिंदी वाले लोग भी लिखेंगे कि बाजार मूल्य वह मूल्य है जो किसी ग्राहक के द्वारा सर ग्राहक आएगा या उपभोक्ता आएगा? ग्राहक लिखेंगे, इसमें कंज्यूमर वो हो जाएगा, जैसे कस्टमर भी तो कंज्यूमर हो सकता है। जी सर, आप मना कर रहे थे। नहीं, देखिए हमने क्या कहा है, कंज्यूमर और कस्टमर में दोनों में डिफरेंस कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर ओनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमने टोटल टैक्स बर्डन बियर की बात की थी, वहां पे हमारा टारगेट ये था कि जो टोटल टैक्स बियर करेगा वो कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो फाइनली किसके ऊपर इंपोज हो जाएगा? जो वस्तु का उपभोग कर लेगा। लेकिन यहाँ पर खरीद रहा है कौन? ग्राहक खरीद रहा है। अब ग्राहक तो ये भी हो सकता है ना कि हो सकता है कि वो बेच दे तो ग्राहक ही रह जाएगा, लेकिन ये भी तो संभावना बन रही है कि हो सकता है एक आध पैकेट वो भी तो उपभोग कर सकता है उसमें से। तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा? कंज्यूमर बन जाएगा। हम टैक्स की बात किए हैं कि टैक्स से रिलेटेड चीजें थी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो वस्तुओं पर लगता है उसका टोटल बियर बर्डन कौन झेलता है? थर्ड पर्सन, वो हमेशा होगा कौन? कंज्यूमर, कस्टमर नहीं होगा। लिखेगा क्या बोल रहे हैं हिंदी वाले लोगों को? बाजार मूल्य वह मूल्य है जो किसी ग्राहक के द्वारा भुगतान किया जाता है, भुगतान किया जाता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे एक्चुअली पे के बाद फुल स्टॉप, इट इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, it includes the component of indirect taxes and सब ऑफ सब्सिडी लिखेगा, ओ डबल एफ, ऑफ सब्सिडीज फुल स्टॉप, means when indirect taxes are deducted, when
indirect taxes are deducted and subsidies added. Subsidy added and other things just opposite. दूसरा वाला पहलू जब एक जुड़ जाएगा तो एक घट जाएगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, एक जब घटेगा तो दूसरा जुड़ेगा, दूसरा जुड़ेगा तो एक घटेगा। आप लोग लिखिए हिंदी वाले लोग उसी के आगे, किसी उत्पाद के मूल्य उसकी लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर किसी उत्पाद के मूल्य उसकी लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर निकाला जाता है। इसी प्रकार उपभोक्ता या ग्राहक दोनों लिख सकते हैं, उपभोक्ता को कोई वस्तु कितने में बाजार में खरीदनी पड़ रही है, को कोई वस्तु कितने में बाजार में खरीदनी पड़ रही है, यही उसका मूल्य है। ठीक है, यही उसका मूल्य है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यानी दो प्राइस हो जाएगा, एक टैक्स वाला प्राइस और एक सब्सिडी वाला प्राइस हो जाएगा। तो यहां पर नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिएगा कि सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर, अंग्रेजी वाले लोग भी उसको थोड़ा सा नोट डाउन करते चलेंगे उसी तरह से, सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, यानी गवर्नमेंट इम्पोज्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है या तो सब्सिडी दी जाती है, यदि कर लगाया गया है तो वस्तु का बाजार मूल्य अधिक होगा यदि सब्सिडी दी गई है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, कम होगा, बाजार के मूल्य से कम होगा। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, रसोई वाला सिलेंडर लिख सकते हैं जी सर, यूरिया लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में देखिए दोनों प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों एक ही साथ गया। अब यूरिया गई है तो इसका मतलब उसका मान लीजिए दाम 1000 रुपया होगा। अब 1000 हुआ, लेकिन किसान को वो मिल रही कितने में, 700 रुपए में।
और नॉर्मल लोगों को मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो वहां दुकानदार भी तो बेच रहा है, तो दुकानदार क्या किसान है? वो तो बिजनेसमैन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर उन्हीं लोगों के लिए सब्सिडी है जिसको पर्टिकुलर सरकार ने क्या है दिया है। तो जिनको सब्सिडी मिलेगी उनको 700 में मिल जाएगी, और यूरिया का दाम मार्केट प्राइस क्या है? 1000 रुपया। तो इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2-4-10 बोरा ले जा रहे होंगे, कि जरूरी नहीं है कि वो किसान ही होंगे, हो सकता है कि वो बेचने के लिए ले जा रहे हो, तो ग्राहक हो गए ना। और जो उसको ले गया किसान वाले, वो हो जाएंगे 700 पे। तो दोनों देखिए, एक ही प्रोडक्ट का मार्केट में एक ही जगह कितना मूल्य है? 2 मूल्य है, ठीक। और एक का मूल्य 1000 है तो बाजार मूल्य हो गया, और एक का मूल्य 700 रुपया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाजार मूल्य से कम हो गया। अब जरा थोड़ा सा आप लोग एक फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे आप लोग? याद करिए, फैक्ट्री में से हम लोग निकल रहे हैं। एमपी बराबर लिखिए, एमपी मार्केट प्राइस। याद करिए, एमपी बराबर के बाद क्या करेंगे? क्या निकला था? फैक्ट्री में क्या था? फैक्टर कॉस्ट। एफसी लिखिए, एफसी फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या प्लस करेंगे, क्योंकि ये बाहर जा रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस क्या हो जाएगा अपने आप? सब्सिडी। सब्सिडी। क्लियर हो गया ना? जी सर। अब जरा एक चीज निकालिए, आप लोग लिखिए, एक उसको अलग से वहीं कहीं नोट डाउन करिएगा, उसी के नीचे लिखिएगा। लिखिए जीडीपी, और पी के नीचे छोटा सा लिखेंगे एमपी, जैसे वो टैग लाइन लगाई जाती है बगल में, जीडीपी एमपी, और उसके नीचे लिखिए दूसरा लाइन में, इसको बराबर कर लीजिएगा, आगे इक्वल अभी निकालना है आप लोगों को। जीडीपी एमपी इक्वल टू, सर इट्स एनपी और एमपी। जीडीपी एमपी लिखना है। एम, हाँ, मार्केट प्राइस, ठीक सर। ठीक। और उसके बाद दूसरा नीचे लिखिए जीएनपी एफसी इक्वल टू। जरा इस पे दिमाग लगाइए आप लोग, कैसे निकलेगा ये? GNPFC। हाँ, जीएनपी एफसी इक्वल टू, निकालिए, 2 मिनट का टाइम है आपको। ऐसे हो सकता है क्या सर इसको? निवेश प्लस सर जो पहला वाला है बाहर। हाँ जीडीपी वाला, हाँ, उसमें तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा प्लस कंजम्पशन हो जाएगा प्लस सब्सिडी हो जाएगी। नहीं सर इन्वेस्टमेंट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कंजम्पशन। नहीं नहीं, वो आप लोग थोड़ा सा देखिए क्या लिखे हैं हम? जीएनपी का सर है जीडीपी प्लस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहाँ दिमाग माइनस लगा रहे हो? सब्सिडी। कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप लोग? आपको एफसी एमपी का फार्मूला याद है? या सर। याद है तो जी सर। और उसके बाद पहला क्या लिखे हैं? जीडीपी एमपी लिखे हैं। हम्म। तो बराबर आगे लिखिए जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में तो कोई बदलाव होगा नहीं, तो जीडीपी लिखिए। अब ये बताइए कि पहला वाला जीडीपी एमपी है, अब एमपी का फार्मूला सीधे सीधे इंपोज करना, तो पहले जीडीपी एफसी होगी ना। जीडीपी एमपी बराबर सेम जीडीपी लिखेंगे आगे। जी। अब एमपी वाला दिमाग लगाना है कि जो चीजें सेम दी गई हैं उसको सेम रखना है, और उसके बाद वही एमपी एफसी में कैसे आया। अब देखिए, आप लिखेंगे जीडीपी, क्योंकि एमपी है वो मार्केट प्राइस है जीडीपी, तो यहां क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस कैसे बनेगी?
अच्छा, जीडीपी Factor एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बहुत सही, बिल्कुल सही है। ओके सर। जीडीपी एमपी और जीडीपी सीधे रख देंगे क्योंकि हमको जीडीपी ही तो निकालना है। जी बस यही है सर। कि जीडीपी एमपी पे निकालना है, हम्म। तो हमने जीडीपी रख दिया। तो जीडीपी एमपी कैसे आया? तो जीडीपी रखने के बाद हमने एमपी पे ध्यान दिया, तो एमपी कैसे आया? तो पहले जीडीपी एफसी लिखेंगे, ठीक, और जी। उसके बाद एफसी में क्या जोड़ेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस क्या कर देंगे? सब्सिडी। सब्सिडी। दूसरा क्लियर हो गया सबको? सर एफसी में टैक्स माइनस होगा, सब्सिडी ऐड होगा ना। एमपी पहला वाला हम लिखवा रहे हैं, पहले वाले को बता रहे हैं, जीडीपी एमपी। मतलब पूरा एमपी यहाँ पे लिख देंगे ना, जितना लिखा हुआ है उसमें तीनों चीजें, जीडीपी प्लस करके सब लिख देंगे उसी को। हाँ, जीडीपी सेम रख देना है आपको। हाँ, अब केवल और फंसाने दूसरा सब कुछ ब्रैकेट में रख दो, बस हो जाएगा। एमपी एफसी जैसे आप अभी फार्मूला बताए हैं सिंगल वाला, हाँ हाँ सेम फार्मूला वही रहेगा। हाँ ठीक है क्लियर हो गया? जी। अब दूसरा वाला जरा लगाइए। यहाँ क्या पर भी जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, फिर उसमें से हाँ। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हाँ। सब्सिडी हो जाएगा। हाँ मैम, वेरी गुड। क्या Thank you, बहादुर, sir. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? कहाँ दिमाग सही तो चल रहा बताया है? सर, सही तो बताया नहीं। भाई। आजू कहाँ, क्या कर रहे हो? सर मैं हाँ, सर मैं वही तो लगाना था, वो बोलना चाह रहा था सर। मैं यहाँ पर क्या शोर हो रहा है, इस वजह से मैं म्यूट कर देता हूँ। मैं बोलना अरे चाह रहा था कि जीएनपी एफसी जो है वो उसमें अपन ऐड कर देंगे जीएनपी मार्केट प्राइस को, और अब जीएनपी अगर आप, मार्केट प्राइस प्लस हाँ हाँ प्लस ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसको जरा आप लोग हिंदी में देखिए क्या है ये। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाए तो क्या होगा? कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू उत्पाद का बाजार मूल्य होगा इतना करके डैश दे देगा, और इसी नीचे फार्मूले को देगा क्या? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एफसी तो सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर हाँ। कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सॉरी माइनस सब्सिडी। हाँ बस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अभी जब तक जीएसटी लागू नहीं हुई थी तब तक हमेशा जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता था वो किस पे होगा? फैक्टर कास्ट पे होगा कि मार्केट प्राइस पे होगा? फैक्टर कॉस्ट पे सर, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कास्ट पे क्यों होगा? क्योंकि हर सारे स्टेट का अलग अलग टैक्स वाला सिस्टम है, तो मार्केट प्राइस डिफरेंट हाँ जाएगा। देखिए, दिक्कत ये थी कि हर स्टेट में अलग अलग टैक्स था। तो अगर हम मान लो कि हम मार्केट प्राइस पे लें, तो मार्केट प्राइस पे अगर देखा जाए तो मान लो दिल्ली में कोई चीज 100 रुपए की है तो उत्तर प्रदेश में 120 रुपए में बिक रही है, ठीक है। चंडीगढ़ में कुछ और सस्ती मिल जाती है। तो अब स्थिति क्या रही है कि यानी कि यहाँ 100 120, अब सरकार कैसे जोड़े? तो गड़बड़ हो जाएगा ना कैलकुलेशन। तो जब से जीएसटी लागू हो गई है तब से ये पता चल गया ना कि ये पर्टिकुलर इस सेक्टर के प्रोडक्ट पे 18% लगेगा। तो फैक्टर कॉस्ट की तो सबकी एक है, अब उस पे 18% जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल, इसीलिए तो कहा गया कि एक नेशन वन टैक्स। ठीक, हाँ बोलिए। क्लियर? ये सर एक छोटा सा डाउट है सर, प्लीज सर, आउट ऑफ द बॉक्स है। सर जो ये होता है मदिरा, जो दारू होती है, शराब होती है सर, ये भी तो ये इसमें जीएसटी में आता है या नहीं आता है सर? वही तो एग्जांपल हम दे रहे थे सर ये कि नहीं आता है जो मतलब जीएसटी में। नहीं, जीएसटी में नहीं, जीएसटी में नहीं पेट्रोल भी आएगा। नहीं आता है। बात हाँ, ये ये देखिए, बात ये है कि उसमें मुद्दा क्या है कि डीजल, पेट्रोल और दारू और ये सारी चीजें लोग चाह रहे थे कि आ जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी तो साल भर के लिए कुछ खर्चा पानी रेगुलर निकलना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि बजट, अब जैसे मान लीजिए कि एक चीज है कि दादाजी देंगे हमको क्या महीने की 30 तारीख तक, अब तो बीच वाला खर्चा कहां से आएगा? तो अब अगर मान लीजिए कि इसीलिए तो डीजल को लाने के लिए मार हो रही है। डीजल को अगर आ जाएगा, पेट्रोल अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो कितना लगेगा? अरे बहुत ज्यादा उड़ के लग जाएगा, तो 28%।
लेकिन इस समय पेट्रोल और डीजल पे जानते हैं लगभग 46 से 52% तक दाम चल रहा है। ठीक है, और दारू की तो बात है छोड़ दीजिए, देखिए दिल्ली में कोरोना में खुला है 150% ले लिए। यस सर। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की पर्टिकुलर रेगुलर वाली इनकम है कि वो आती रहे, और जब बजट पास होगा फरवरी में तब केंद्र सरकार से पैसा आएगा। तो मान लो बीच में काम कैसे चलेगा रोजमर्रा खर्चा सरकार का? नहीं सर, क्या है ना कि मैं 3-4 स्टेट में रह चुका हूँ सर, तो वहां पर हर एक स्टेट में जो ये शराब है इनकी रेट अलग अलग थी, तो इसी नहीं वजह तो से मेरा ये डाउट होगा। नहीं तो शराब और देखिए कुछ कंपलसरी चीजें जो होती हैं उसको स्टेट को दे दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम आप छेड़ दिए हैं मुद्दा तो इस पे बता दे रहे हैं कि जैसे अगर देखा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो तंबाकू है वो किस दायरे में आएगा, सेंट्रल में आएगा कि स्टेट में आएगा? सर वो सेंट्रल में आ सकता है सर। सेंट्रल में आ सकता है। सेंट्रल। हाँ और कसीनो? सर कसिनो वो स्टेट में आएगा। नहीं आएगा। देखिए क्या है कि जैसे अगर आपको कसीनो खोलना है तो वहां बहुत बड़ा रिस्क है, क्या ये सही काम है? लेकिन नहीं है। स्टेट अपनी पैसे को बनाने के लिए यानी कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी की स्टेट बर्बाद ना हो, ये जिम्मेदारी दादाजी की है। तो दादाजी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकार सेंट्रल। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि तंबाकू पे राज्य सरकार टैक्स लेती है, लेकिन गलती से अगर धुआं निकल गया तो वो केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। मतलब सर मतलब वही कि तंबाकू जैसे मसाला गुटखा होता है, हमने क्या कहा कि तंबाकू है तो तंबाकू पे स्टेट गवर्नमेंट लेगी, लेकिन अगर उस तंबाकू से कोई ऐसा प्रोडक्ट बना है जिससे धुआं निकल रहा, सिगरेट। हाँ तो ध्यान रखना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा। अब जैसे सिगरेट है, चरस है, अफीम है, गांजा है, ये सब जाएंगे कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट के। मादक पेय पदार्थ जो हैं, मादक पेय पदार्थ का मतलब दारू भी आ जाएगी, भांग भी आ जाएगी, गुटखा भी आ जाएगा, तंबाकू भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी किसके खाते में? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन धुएं वाली कुछ चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, तो इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा तो आप लोग इस फार्मूले के तहत समझ लोगे ना, वहां डिस्क्राइब करके देगा। जी सर। ठीक है, अब वो दे देगा एनडीपी एफसी इक्वल टू, तो आप तब भी निकाल सकते हो कि एनडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। अब हम लोग आते हैं कुछ चीजों पर। कुछ पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अदर नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अदर नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये बताइए, हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम लिख लिया था इसके पहले, प्रति व्यक्ति आय हो गया है? जी सर। जी सर। ठीक है, चलिए लिखेगा इसमें डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम की हिंदी होगी व्यय योग्य व्यक्तिगत आय। व्यय योग्य व्यक्तिगत आय। ये क्या है कि जैसे जब तक आप टैक्स पे नहीं किए हैं, तो यहां पर वर्ड ही कह रहा है व्यय योग्य, मतलब खर्च करने योग्य जो आय बची हुई है उसको ही हम क्या मानते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। इसमें लिखिएगा राष्ट्रीय आय का वह भाग, राष्ट्रीय आय का वह भाग, इट इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स at their THEIR their
disposable after paying direct tax liabilities. हिंदी वाले लोग लिखेंगे राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसका लोग अपनी इच्छा से जब चाहे खर्च कर सकते हैं अर्थात सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो आय बचती है उसे लोग अपनी इच्छा अनुसार खर्च या बचत कर सकते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। प्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो आय बचती है अंग्रेजी वाले लोग लिख लेंगे फार्मूला डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। जो आय सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो आय बचती है, तो जो आप देखिए जो आय बचती है उसे आप क्या करते हैं, या तो खर्च करेंगे, आपकी इच्छा होगी, या तो आप उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे ना। तो अगर आपके अकाउंट में सेव हो रहा है तो इसका मतलब कि बैंक में है। तो बैंक में है तो आपको मालूम है कि आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं रहता, वो खाली दिखाता है जब आप चेक करते हैं कि हाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, वो जब निकालना होता है तो अपने आप क्या है, आप देखिए बैंक में जब जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके अकाउंट में पैसा रहता है, अरे कोई जमा करके जा रहा है, कोई निकालने आ रहा है, उसी को उठा के उसको दे दिया जा रहा है। मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, वही बैंक क्या है प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो अगर आपका पैसा जो आय कर रहे हैं, अगर आय कर रहे इनकम मतलब बचत कर रहे हैं तो बैंक में जाएगा। अब अगर बैंक में जाएगा तो आपके जैसे 50 करोड़ कस्टमर होंगे ना, अगर आप 10 हजार रुपया जमा कर देंगे तो 10,000 गुणे 50 करोड़ हो गया 50 लाख या 5 लाख करोड़। अब 5 लाख करोड़ बैंक किसी को उठा के अगर 1 महीने के लिए अगर उधार दे देगी तो आपको नहीं लगता 50 करोड़ कमा लेगी? जी सर। क्योंकि बैंक का प्रॉफिट क्या है, एक जन जमा करके जाते हैं 10 लाख, उनको देती है 7%, और बगल में कोई दूसरा लोन लेने आया, उनको उठा के वही दे देती है, उनसे ले रही है 14%। तो डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एंड लोन इंटरेस्ट का अब देखिए 14% एक जगह से आया और आपको कितना देना, 7%, तो बचा कितना, 7%। वही बैंक का प्रॉफिट है। लेकिन ध्यान रखिएगा उस पे भी सरकार टैक्स लेती है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि अगर पब्लिक से पैसा कमाओगे तो हम कमाएंगे जरूर तुमसे। तो बैंक जितना कमाती है वो 7% बचा रही है ना, तो साल भर में उसका कितना इनकम हुआ तब उसके ऊपर भी कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। लेकिन भारत में यह परिस्थिति नहीं है, क्योंकि 95% बैंकें सरकारी है, सरकार सीधे सीधे प्रॉफिट ही ले जाती है, इंटरेस्ट लेने की बातें नहीं, 100% रुपया सरकार का। तो यहाँ पर वही मुद्दा है, ये अगर आप खर्च कर दोगे टैक्स पे करने के बाद, अगर आप खर्च कर देते हो तो स्थिति ये आती है कि जब खर्च करोगे तब भी तो सरकार की इनकम है, क्योंकि सामान तो खरीदोगे, और जब सामान खरीदोगे तो एमआरपी है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप तो एक्स्ट्रा इनकम जा रही है। और अगर बैंक में जमा करोगे तब भी प्रॉफिट है। तो ये कहलाती है क्या, डिस्पोजेबल इनकम। क्वेश्चन आ चुका है ये कि डिस्पोजेबल इनकम निम्न में से किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, अपनी आय में से डायरेक्ट टैक्स को पे करने के बाद जो उसकी इनकम बचती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो अब इसका वो लिख लीजिएगा फार्मूला, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस।
डायरेक्ट टैक्सेस। सर इसका आपने हिंदी में जो लिखा है ना, वो हाँ। लिखा है आपने राष्ट्रीय आय का वह भाग। तो सर इसमें राष्ट्रीय आय वर्ड क्यों आया सर, व्यक्तिगत आय क्यों नहीं आया? राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसका लोग अपनी इच्छा से जब चाहे खर्च कर सकते हैं। अरे भाई सीधी सादी बात यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी आय ही तो मिलकर राष्ट्रीय आय बनती है। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन इंडिविजुअल की बात करेंगे तो व्यक्तिगत आय आनी। यहाँ पर राष्ट्रीय आय लिखवाए हैं, इट इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। वहां पर व्यक्तिगत आय लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय ना लिखिए। चलिए मिस्टेक हो गई थी। पर्सनल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आप लोग राष्ट्रीय आय की जगह क्या है, व्यक्तिगत आय लिख लीजिएगा। हाँ यहाँ गलत हो गया, करेक्शन कर लिए आप लोग? जी सर। जी सर। चलिए अब देखते हैं हम लोग। सर एक बार फॉर्मूला क्या बोला था आपने, एक बार क्या रिपीट कर दीजिए ना फॉर्मूला सर। फार्मूला बोला था डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा ओके। ठीक है, अब यहाँ मुद्दा ये फंसता है कि जो पर्सनल इनकम है, आप लोगों ने पर कैपिटा इनकम लिखा था, लेकिन पर्सनल इनकम यहाँ आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि फिर कंफ्यूजन हो, इसलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। ध्यान रखिएगा पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों अलग अलग है। ठीक, पर्सनल इनकम में पहले लिख लीजिए। देखिए क्या होता है पर्सनल इनकम, पहले देख लीजिए। जैसे हमने देखा कि हमने जो पीसीआई पर कैपिटा इनकम निकाला है, पर कैपिटा इनकम जो निकाला था वो कैसे निकाला था, यानी नेशनल इनकम जितना आई थी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दिस ईयर। ठीक है, तो निकल गया क्या? तो ये बताइए कि ये कैसे निकला, एवरेज निकला है कि रियल निकला है? ये एवरेज है। एवरेज निकला है सर। ठीक है, एवरेज Average, निकला है। ठीक है, लेकिन जब अब हम जा रहे हैं जो लिखने पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम में लिखिएगा कि घरेलू क्षेत्र से प्राप्त इट इज द इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स it is the income of the residents of a country। घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। अब घरेलू क्षेत्र कौन कौन सा है? बोलिए। मतलब वही हो गया सर जो अपने देश की सोर्सों से प्राप्त हो रही है, विदेशों से नहीं हो रही है। घरेलू क्षेत्र तो बताइए अभी अरे सर खुद का व्यवसाय, खुद के व्यवसाय से आने वाली एग्रीकल्चर वगैरह है, एग्रीकल्चर हो गया, नौकरी हो गई। तो क्षेत्र तो कुछ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज की इनकम। हाँ ठीक है, हम क्या पूछ रहे हैं पहले वर्ड ध्यान दीजिए। हम आप लोग सब सही बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बाउंड्री में आइए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। घरेलू क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ाए हैं। ठीक है, प्राइमरी में क्या, वो व्यक्ति कुछ खेती से कमाया, कुछ अपनी नौकरी से कमाया, ठीक है, और कुछ क्या है उसके पास हो सकता है कोई ट्रांसपोर्टेशन हो उससे कमाया हो। तो इसका मतलब कि ये जो इनकम आ रही है ये हम लोगों की, जैसे हम लोग व्यक्तिगत कमाई करते हैं क्या, कि हमारा खेती में भी कुछ आया और उसके बाद क्या नौकरी में कुछ आया या रोजगार में जो थे उसमें से कुछ आया, हो सकता है कि एक आध दो कमरा किराया दिए हैं उसका किराया भी आया। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जरूरी नहीं है कि तीनों क्षेत्र हर आदमी के पास हो सकता है कि किसी के पास खाली नौकरी हो, खेती से नहीं आता हो सकता है किसी के पास केवल खेती ही हो सकता है कि किसी के पास केवल क्या है नौकरी भी हो, और हो सकता है कि उसके पास ट्रक भी हो, बस भी हो। तो सर्विस सेक्टर में आया ना।
तो इसका मतलब कि ओवरऑल घरेलू क्षेत्र अगर हम ले तो तीनों क्षेत्र लिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लोग तीनों क्षेत्र से कमा रहे होंगे। कुछ तीनों क्षेत्र से कमा रहे होंगे, हो सकता है कुछ सेकेंडरीज कमा रहे होंगे, हो सकता है केवल प्राइमरीज कमा रहे होंगे। तो ये जो कमाई हो रही है, अब ये बताइए, ये एवरेज इनकम लग रही कि रियल इनकम लग रही? रियल। पक्का? तो इसका मतलब अगर हम रियल है सर। रियल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से काल्पनिक आय कौन सी है, दोनों ऑप्शन रहे आपको, क्या? प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगत आय। प्रति व्यक्ति आय काल्पनिक है, व्यक्तिगत आय वास्तविक है। ठीक है, तो इस पे लिखेगा इट इज आल्सो कॉल्ड रियल इनकम, यानी इसे वास्तविक आय कहा जाता है, इसे वास्तविक आय कहा जाता है। क्लियर हो गई हर चीज ना अब नेशनल इनकम का पार्ट? ठीक है। घरेलू क्षेत्र में जो था वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कि घरेलू क्षेत्र में सर जो ये घरेलू क्षेत्र में तो ये है ही सर, लेकिन सर इसका तो घरेलू क्षेत्र में तो तीनों आ गए, तो तीनों का क्या एवरेज लेंगे? क्योंकि तीनों तो एक के पास, हर एक के पास हो नहीं सकते। अब आप ये बताइए, हम आपको बता रहे, आप बताइए आप कहाँ कितना पैसा कमा रहे हैं महीने भर में, कहाँ से कमा रहे हैं? सर मेरी ये खुद की बताऊं या फिर फैमिली की बताऊं सर? नहीं, आप अपनी इनकम बताइए ना सर। 45,000 पर मंथ। ठीक, अब ये बताइए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सारा है, सेकेंडरी सारा है, टर्सरी सारा है? सर वो तो प्राइमरी से आ रहा है, नौकरी है सर। प्राइमरी नौकरी नहीं, चलिए ठीक है, नौकरी है, प्राइमरी है। कौन सा डिपार्टमेंट है? सर रिक्रूटमेंट है, तो सर्विस दे रहे हैं ना? यस सर, सर्विस ही तो है। तो आप ध्यान रखिए, अब इतना पढ़ाने के बाद भी बताइए कि हम सर्विस सेक्टर में। अब ये बताइए, आप केवल सर्विस सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं ना? यस सर। खेती से नहीं कमा रहे हैं, तो वही तो इनकम है आपकी। ओरिजिनल इनकम क्या है? यही है। तब अब हो सकता है कि कोई दूसरा भी होगा, उनके पास नौकरी भी होगी, खेती भी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो रियल इनकम है वो बराबर नहीं हो सकती। अगर जो नेशनल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन निकाल दिया जाए तो सबकी इनकम एक आएगी ना। लेकिन अगर ये रियल इनकम है, अगर इसको निकाला जाए तो आप बताइए, आप ही के ग्रुप में कोई क्या सबकी बराबर आएगी? नहीं, सबके अलग अलग आ सकती है। तो जो क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र है। अब हो सकता है कि कोई तीनों क्षेत्र से कमा रहा होगा तो आपसे ज्यादा कमा रहा होगा। तो और ये भी हो सकता है कि आप अकेले एक ही क्षेत्र से कमा रहे होंगे तो तीनों क्षेत्र वाले से भी तो ज्यादा कमा सकते हैं। वो बताने की बात नहीं होती सर। हाँ, तो ठीक है ना, बताओ, नहीं कह रहे हैं। अब स्थिति यही है कि अभी टैक्सेशन पढ़ोगे तो हाँ, गलती से बताना मत, ठीक है? तो यहाँ पर मुद्दा ये समझ में आ गया, क्लियर ना? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए? जी सर। यस सर। जी सर। दिक्कत ये होती है ना, ये है इकोनॉमिक्स। अब जब तक बोर्ड और कलम ना मिलती है ना, तब तक मजा नहीं आता इसको पढ़ाने में। अभी फार्मूला सनासन होता। चलिए, अच्छा ठीक है। अब देखिए, जो अब हमने नेशनल इनकम देख लिया, अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय आय है उसको मेजर या कैलकुलेट करने की कितने विधि हो सकती है। तो ध्यान रखो, कितने सेक्टर से आ रहा है? 3 सेक्टर से आ रहा है। 3 सेक्टर से आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम देखें तो हर सेक्टर का अलग अलग कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, तो कौन कौन सा? ये देखिए, 3 सेक्टर है, तो 3 अगर देखा जाए तो 3 तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि भारत एग्रियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो जीडीपी में ये भी तो देखा जाता है कि इस समय सबसे ज्यादा लोगों का एंगेजमेंट प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन उससे आउटपुट की स्थिति क्या है? नहीं है, कम है। सबसे ज्यादा लोग, लगभग 52% से ऊपर लोग एग्रीकल्चर में है, और उनके द्वारा आउटपुट जो दिया जा रहा है वो आधा दिया जा रहा है। अब इस पे विचार करने की बात है कि क्यों दिया जा रहा है, इस पे सरकार पॉलिसी बनाएगी। इसको हम पढ़ाएंगे कल, एकदम बिल्कुल। आईएएस का 3rd पेपर है, मेंस का, इसको पढ़ने में मजा आएगा। राष्ट्रीय यूरिया नीति जब हम लोग पढ़ाएंगे
तो आज पहले इन सारी चीजों को कंफर्म कर लें। अब देखिए कि प्राइमरी सेक्टर के लिए आखिर उत्पादन क्यों नहीं हो रहा, इसका सरकार क्या करती है, समिति गठित करती है। अब देखिए अमेरिका और चाइना की बात करेंगे तो लगभग 27 से 28% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वही 27-28% क्या है, 52% उत्पादन दे रहे हैं। अब भारत में क्या है कि 52 लोग काम कर रहे हैं, 52% लोग काम कर रहे हैं और उत्पादन दे रहे हैं कितना, 27%। 27% तो इसका मतलब कि गांव में जो एग्रीकल्चर यानी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लोगों की संख्या ज्यादा है। अब लोगों की संख्या उसमें क्यों ज्यादा है, उसका मुद्दा ये है क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम बहुत बड़ी गलती किए। गलती क्या किए कि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चले हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चली। वही मनमोहन सिंह आए हैं जब 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए हैं, तब हमने क्या किया, देखिए पहले प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए ना, ठीक है, उसके बाद थर्ड पे तीसरा सेक्टर होना चाहिए। हमने क्या किया है, देखिए अब आपको बता दें कष्ट काहे हो रहा है आज की बेरोजगारी की स्थिति का है। जैसे हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं छत पे चढ़ने के लिए, तो एक सीढ़ी, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी। हमने क्या किया है कि हमने सीधे बीच वाली सीढ़ी हटा, कभी कभी होता है ना कि डबल डबल हम चलने लगते। यस सर। तो अब क्या हुआ कि हमने पहली सीढ़ी से सीधे पैर रख दिया कहाँ, 5वीं सीढ़ी पर तीसरी सीढ़ी पे। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ दिक्कत तो होगी ही। हो सकता है सीढ़ी ज्यादा ऊंची रही हो। चढ़ तो गए हम, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हमको सही से आना चाहिए था। तो अगर वो सीढ़ी कायदे से चढ़े होते हम लोग, तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है। और हमने सीधे सीधे उठा लिया कहाँ, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन करता है वो कौन सा करता है सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। सबसे कम लोग लगे हैं और सबसे ज्यादा आउटपुट टर्सरी सेक्टर देता है जीडीपी में। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ लगे हैं, प्राइमरी सेक्टर में। और सबसे कम आउटपुट उसका है। सेकेंडरी तो बात है, छोड़ दीजिए, सेकेंडरी तो अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ स्थिति आती है कि 3 सेक्टर है, तो इसका मतलब कि अगर हम देखें तो एक में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो एक मेथड यानी 3 मेथड हैं जो आउटपुट हैं, यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मुख्यतः 3 तरीके हैं। साइमन कुजनेट्स ने, एक व्यक्ति थे अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि जो सबसे बेस्ट फार्मूला उन्होंने दिया कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड अपनाया जाए। पहली चीज देखिए, प्राइमरी में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। सेकेंडरी में क्या हो रहा है, वहां भी उत्पादन हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक मेथड ऐसा लिया जाए जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। तो इसका मतलब कि एक हो गया उत्पादन पद्धति, और दूसरे में क्या है कि दूसरे कहां से आ रहा है, दूसरे में लोग कमा रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो वो हो गई आय पद्धति, ठीक है। तो इस तरह से जो अलग अलग चीजें हैं उसको बांटा गया। आप लोग लिखिएगा कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ब्रैकेट में लिखिएगा साइमन कुजनेट्स वर्ग, साइमन कुजनेट्स, केवल कुजनेट्स याद रखिएगा, साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स। हिंदी वाले लोग भी लिख लेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। विधियां हिंदी वाले लोग लिखेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की मुख्यतः 3 विधियां बताई गई हैं। नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां बताई गई हैं। तीन विधियां बताई गई हैं। नंबर 1 लिखिएगा प्रोडक्शन मेथड, और तीनों एक जगह लिख लीजिए आप लोग। हिंदी वाले लोग लिखेंगे उत्पाद पद्धति, दूसरा लिखेंगे आय पद्धति, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, कंजप्शन मेथड।
उत्पाद पद्धति, आय पद्धति और तीसरा है व्यय पद्धति। व्यय पद्धति, व्यय पद्धति। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्पाद में क्या होगा कि हमने सब कुछ क्या कर लिया, जितना उत्पादन हुआ उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, या तो ये मेथड अपनाएं। अब दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, जितना उत्पादन हुआ उससे कितनी आय आई, हम या तो आय को लेकर कर लें। तीसरी चीज कंजप्शन मेथड में देखिएगा क्या हुआ कि हमने देखा कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितना आया, हमारे पास कितना आया और हमने कितना क्या किया, खर्च किया। तो ओवरऑल हम उत्पाद में क्या जोड़ते हैं, जितना आया वही जोड़ते हैं, हमारे पास फाइनल जितना आया वो जोड़ते हैं, या तो हम उसे प्रोडक्ट के बेस में उत्पाद के हिसाब से जोड़ दें, ठीक है, या तो उस उत्पाद की वैल्यू कितनी है। तो जब वैल्यू की बात आएगी तो दूसरी पद्धति है, कौन सी है, आय पद्धति, यानी कि हमारे पास उस वैल्यू के थ्रू कितनी इनकम आई, वो हो गया। तीसरी व्यय पद्धति क्या है कि हमारे पास टोटल कितनी आई और टोटल कितनी गई। अब देखिए जैसे बजट पास हो रहा है तो हमने क्या किया, इसमें कौन सी पद्धति लगाई, हम 3 पद्धति लगा सकते हैं कि टोटल कितना आया, फाइनली हमने देख लिया कि हमारी जेब में कितना आया, अब उसमें से खर्च नहीं होना, या तो ये मुद्दा उठा लिया जाए, और अगर आया तो रुपए के अगर फॉर्म में गिनेंगे तो वो हो जाएगा इनकम मेथड की कितना इनकम हुआ। लेकिन अगर हम और चीज देखें कि तीसरा मेथड क्या है, तो वो कह रहा है कि ओवरऑल कितना आया, ठीक है। और फरवरी, अब देखिए मान लीजिए 1200 करोड़ रुपए आया, बजट बन चुका है, फरवरी में बजट पास होगा। अब जब पास होगा तो पता चला कि 1050 करोड़ रुपए बजट पास हुआ, तो कितना बचा, 150 करोड़ ही तो बचा। तो ध्यान रखिएगा कि 3 पद्धति है, आपको इतना ज्यादा नहीं जाना है डीपली, बस आपको यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 पद्धति है। कौन कौन सी, एक उत्पाद पद्धति, एक आय पद्धति और तीसरी है क्या, व्यय पद्धति। आय, व्यय और उत्पाद, ठीक है। तो इसमें आय पद्धति में जरा आप लोग लिखेंगे, उत्पाद पद्धति में पहली हेडिंग डालेंगे उत्पाद पद्धति, प्रोडक्शन मेथड। अब यहां से आप लोगों को फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस याद रखना है। राष्ट्रीय आय का आकलन हमेशा किस पे होगा, फैक्टर कास्ट पे कि मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। फिर वही बात, कहां से कंफ्यूज हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट पे होगा सर। फैक्टर कॉस्ट। अभी जीएसटी जीएसटी जब पढ़ाएंगे, जब टैक्स पढ़ाएंगे तो वहां बदल देंगे, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि अभी आपसे जीएसटी ही केवल पूछेगा। जीएसटी में कितने टैक्स को मिलाया गया है ये भी तो पूछ सकता है ना। तो अभी आपसे पूछ ले कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, तब क्या बताएंगे। तो हमारा काम तो वो है कि हम आपको बेसिक से लेकर और करंट तक जो जानकारी है उसको देना है। अब हम जीएसटी में समेट देंगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन जीएसटी में क्या क्या मिला है, जीएसटी में सीएसटी भी मिला है। सीएसटी क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कहां लगता है, राज्य जो लेते हैं उसमें केंद्र का हिस्सा होता है। 2 राज्यों के बीच में आपसी जब व्यापार होता है तो मेडिएटर बनती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब मेडिएटर बनेगी तो वो भी फ्री में नहीं आएगी, बोलेगी तो दोनों के बीच मेडिएटर बने, हमको कुछ परसेंट दो, तो वो होता है सेंट्रल सीएसटी। उसके बाद आपका वैट को ही हटाकर क्या किया गया, सेल टैक्स था पहले, सेल टैक्स को हटाकर वैट किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स कब शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका कस्टम ड्यूटी है, वेल्थ टैक्स है, और बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं, गिफ्ट टैक्स है। जैसे जब आप जाते हैं कौन बनेगा करोड़पति खेलने तो उपहार टैक्स लगता है। तो बीच में इसका 1984 में बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि अगर शादी विवाह पे भी इम्पोज हो गया था बीच में, लेकिन सरकार गिरने की स्थिति में आ गई तो सरकार ने हटा दिया कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर किसी शादी विवाह हो रहा है तो क्या होगा, गाड़ी मिल रही है, कार मिल रही है 10 लाख की, और वहां कह दिया गया कि 50,000 तथा उससे ऊपर के मिले उपहारों पर 30% की दर से कर दे होगा। तो अब 10 लाख की गाड़ी मिली लड़के वाले, तो लड़का वाला 10 या 30, पहले 3 लाख तो जाके इनकम टैक्स भरे। तो उन लोगों ने हंगामा कर दिया। तो उन्होंने ये मुद्दा रख दिया कि अगर देखा जाए तो लड़की भी तो गिफ्ट में ही मिल रही है हमको।
तब यहाँ महिला आयोग और वुमेन बिहेवियर वाले सब पहुंच गए कि ना ये गलत हो रहा है। ठीक है, काहे कि तमाम लोग जैसे जानते हैं, दो चीजें होती हैं, देने वाले लोग भी तो तैयार हैं, क्योंकि आज का मुद्दा यही है कि भाई पैसा है तो आदमी चाहता क्या कि हमारे बच्चे को सिक्योरिटी मिले। तो लड़की भी है तो उनके फादर भी चाहते हैं कि नहीं हमारी बच्ची को सिक्योरिटी मिले, तो भाई दे दे, कमाए हैं तो दे दे, बात खत्म। लेकिन अब वहां मुद्दा टैक्स वाला आ जाएगा। इसीलिए देखिए कभी भी दहेज जो है कुछ भी दिया जाता है तो हमेशा ओपनली कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि उसी में से इस समय तो कोई फोटो खींच के डाल दे तो चले जाओगे, पहले बारात जाएगी थाने में, उसके बाद तब शादी विवाह होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा टैक्स बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमेशा क्या आप रखेंगे याद कि फैक्टर कास्ट हमेशा जीएसटी लागू होने के पहले हमेशा जो राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन होता था वो किस पे होता था? साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट पे। और जीएसटी लागू होने के बाद भी अभी फैक्टर कॉस्ट लेना पड़ रहा है, क्योंकि जीएसटी एक स्लैब में नहीं है। ठीक है, 3 स्लैब में जीएसटी है, एक 0 है, एक 5 है, 12 है, 18 है, 28, रोज तो बदल रहे हैं इन लोगों का। समस्या समाधान है कि किसी पे अभी तक पेंसिल पे 18% लगाए थे, तो वो भी हुआ कि बच्चे अभी लिख भी रहे हैं, पता चले प्राइमरी में जा रहे हैं, कल से वो भी न जाएंगे। ठीक है, तो वो हटाए। तो बहुत सारी चीजें थी। इसमें लिखेगा उत्पाद पद्धति में लिखेगा इस पद्धति के अंतर्गत इन दिस मेथड नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित इन दिस मेथड नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ country during a year is obtained which is called total final product। क्या कहा हमने? इसमें कह रहा है कि इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम देश में जितना भी उत्पादन हुआ है एक साल में, ठीक है, उसके वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। हमने क्या कहा? कितना उत्पादन हुआ? यही तो सिंपल सी बात है ना, कि जितना उत्पादन हुआ है टोटल ओवरऑल एक साल के अंदर, उसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हुआ कि इतना उत्पादन हमारा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब यहां पर हम किस मूल्य पर कह रहे हैं कि इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित, आगे लिखिएगा, इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित, इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य कहा जाता है। इसका मतलब कि ध्यान रखिएगा, उत्पाद पद्धति में फार्मूला पूछेगा तो क्या आएगा? जीडीपी है। बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य कहा जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, ये कौन सा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जीडीपी है। ये जहां जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा वहां कौन सा मेथड लग रहा है? प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, दूसरा लिखेगा इनकम मेथड।
दूसरा इनकम मेथड। लिखेगा आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन। इन दिस मेथड a total of net income आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रम की शुद्ध आय का मतलब क्या है? यहां पर नेट इनकम की बात कर रहा है। शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। तो रिपीट कर दीजिएगा। व्यावसायिक आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रम मतलब कंपनियां, छोटे छोटे उद्योग, उपक्रम की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है अर्थात सभी उत्पादन साधन की आय का योग है। अर्थात सभी उत्पादन साधन का मतलब क्या है? जिस साधन से हम उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात सभी उत्पादन साधन की आय का योग है। इन दिस मेथड अ टोटल ऑफ नेट इनकम अर्न, ईडी लगा लीजिएगा, अर्नड बाय वर्किंग पीपुल इन डिफरेंट सेक्टर्स and commercial enterprises is obtained ठीक है। ऑब्टेन्ड यानी इसमें क्या कह रहा है कि जितने लोग कमा रहे हैं, जितनी फैक्ट्रियों से इनकम हो रही है, तो हमने क्या किया? हमने उत्पादन को छोड़ दिया कि कितना उत्पाद हो रहा है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना मिलेगा। यहां हमने डायरेक्टली क्या कर लिया कि हमने देख लिया कि कितना इनकम हो रहा है टैक्स वाला और कितना इनकम हो रहा है उससे जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है वो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है वो, और जो कंपनी का मालिक कमा रहा है वो, उसको टोटल मिला के हमारे पास कितनी इनकम हो रही है। तीसरा लिखिएगा कंजप्शन मेथड। लिखेगा व्यय विधि के अनुसार आप लोग लिखेगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपके पास 500 रुपया था, आपको मालूम नहीं है आपने कितना खर्च कर दिया, ठीक, मालूम नहीं है कितना खर्च कर दिया, लेकिन जब आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करेंगी तो आपको पता चलेगा ना कि हमारे अकाउंट में 200 बचा है, 300 बचा है। बोलिए। तो आपके पास अगर 200 बचा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना खर्च हुआ? 300 खर्च हो गया। तो हमें अपने आप पता चल गया क्या कि कितना हमारे पास बचा है। एक्सपेंडिचर मेथड इसे कहा जाता है, और व्यय मेथड कि यानी 500 रुपया था, हमको कितना ये नहीं पता है कि कितना आया है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि कितना बचा है। तो इसका मतलब कि हमें टोटल पता चला कि अब हमने बार बार खर्च किया, हमें ये नहीं मालूम है कि हमने कितना रुपया खर्च किया, हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम था कि हमारे अकाउंट में 500 रुपया था और हमारे अकाउंट में 250 रुपया बचा। तो इसका मतलब कि हमारा खर्चा कितना हुआ? 250 खर्च हुआ है, और जो बचा हुआ पैसा है उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास इतना बचा है तो इसका मतलब कितना खर्च हुआ है। क्लियर? तो यही है कंजप्शन मेथड। इसमें लिखेंगे व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर खर्च की जाती है
व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर खर्च की जाती है या बचत पर, या बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल उपभोग बचत का योग होती है। कुल उपभोग बचत का योग होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड, फुल स्टॉप। इनकम इज आइदर स्पेंट on consumption, or saved, फुल स्टॉप करिएगा। Hence, national income is the addition of total consumption and total saving। हमने क्या कहा कि हमारे पास टोटल कितना आया? हमने ये देख लिया कि हमारे पास इतना खर्च हुआ है और हमने जाके अकाउंट में देखा कि हमारे पास इतना बचा हुआ है, तो हमने देख लिया कि टोटल हमारी इनकम कितनी आई थी। सरकार अभी जब बजट पास करेगी तो वो क्या करेगी? जितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो जोड़ लेगी एक तरफ, और देखेगी कि बजट पास करने के बाद कितना बचा हुआ है वो जोड़ लेगी, तो वो निकाल लेगी कि तो टोटल हमारी इनकम कितनी थी अब के साल। क्लियर? अब यहाँ पर एक सर, तो फिर इसका मतलब तो ये होगा ना कि हमको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी है, तब तो हम यानी कि हमको एक्सपेंसेस पता होगा, एक्सपेंसेस और बचत को जोड़कर तब तो टोटल निकलेगा। तो हम वही कह रहे हैं क्या कि जैसे हमने कितना खर्च किया। पहले आप जस्ट ऑपोजिट बोल रहे थे, आप बोले थे कि हमको ये नहीं पता कि एक्सपेंसेस कितना हुआ है। हमने ये एग्जैक्ट नहीं बताया कि एक्सपेंडिचर कितना है, अलग अलग हमने खर्च किया। जैसे बजट पास होगा तो आप उसमें देखती हैं रेल बजट होगा, अलग होगा, ठीक है, तमाम इंटरेस्ट देना होगा वो अलग होगा, वो सारी चीजें अलग होंगी। यानी कि हमने अब क्या होगा, एक तरफ हमने टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ लिया, ओके, ठीक है, हमने इकट्ठा नहीं किया था। हमने ये नहीं कहा कि हमारा टोटल इतना खर्च हुआ, हमने कहा कि अलग अलग हमारे पास हिसाब है कि 10 रुपए हमने यहाँ खर्च किया, 15 रुपए यहाँ खर्च किया, 25 रुपए यहाँ खर्च किया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम टोटल जोड़ेंगे कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है। तो हमने टोटल जोड़ा कि हमारे पास खर्च हुआ है 350 रुपया, और उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि अकाउंट में हमारे पास बचा कितना है। तो हमने देखा कि 150 बचा, तो हमने टोटल फाइनल कर लिया ना, किसका मतलब कि हमारे पास टोटल इनकम 500 आई। हम यही कह रहे हैं, मतलब वहां जो बोले हैं हम, तो हमने अलग अलग नहीं बोला, हमने कहा कि हम उसको नहीं मालूम है, हमने ये कहा कि अलग अलग जो खर्च हुआ है समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा भारत सरकार के लिए, लिखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया, गणना के लिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद तथा आय पद्धति, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद तथा आय पद्धति के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया, बोथ प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड आर यूज्ड। ठीक है, ये टोटली आपका नेशनल इनकम फाइनली आज क्या हो गया, खत्म हो गया। हमने देख लिया कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें थी। अब इसके बाद हम लोग टैक्सेशन पढ़ेंगे कल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लिए हैं, थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी आप लोग मैनेज कर लिया करिए, बाकी तो बोलते ही हैं हम। तो ऐसे जो मार्केट प्राइस है जी, मार्केट प्राइस में जैसे सब्सिडी माइनस हो जाती है, हाँ, तो इसे अभी रिसेंटली जो केस हुआ था कि कनाडा ने एग्रीकल्चर पे ये था कि कुछ एम्बर बॉक्स और ये ब्लू बॉक्स होता है, तो ये हाँ। मार्केट प्राइस के अंदर ही आएगा।
ये देखिए, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से, जैसे देखिए सब्सिडी भी कई प्रकार की होती है। हेलो, जी सर। सब्सिडी थोड़ी सी अलग अलग प्रकार की होती है। ये जो मार्केट, जो ये ब्लूमबर्ग और ये आप बता रहे हैं, इन सारी चीजों को हम जब आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है जो सरकार बजट पास करेगी, तो उसमें सारे चैप्टर में सारे कंफ्यूजन हम आपको दूर करते चलेंगे। ठीक है सर। हाँ, कहे कि देखिए, अब अगर देखा जाए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे सरकार क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे सब्सिडी वाले पॉइंट रखती है, जैसे मान लीजिए कि अभी नेपाल में भूकंप आया था, तो वहां पर 1000 करोड़ सरकार खर्च की ना, जी सर। बिना मतलब के खर्च की। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो उसका भी मतलब है, वो भी किसी बॉक्स में से ही पैसा गया है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट से जो पैसा निकलता है उसे कई बॉक्स के थ्रू ही गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसमें सब्सिडी के लिए भी अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। तो जो भारत सरकार और जो वहां पर जो मुद्दा उठ रहा था ब्लू बॉक्स और ये बॉक्स वाला, ये सारी चीजों को हम जब आपको पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर वाला, राष्ट्रीय यूरिया नीति और सब्सिडी वाला पोर्शन, तो उसमें सारी चीजें डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, तो जहां का इसमें सारी चीजें क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, तो चलिए फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से। गुड नाइट सर। जी सर। Thank you, गुड sir. नाइट सर। Thank you, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।